Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Sabah Saleh Zia, your general writing skills instructor. First, let me know that I hope am I audible to everyone. सब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं? Am I audible to everyone? Though आपकी whether आवाज am I audible to everyone? यस Sir, यस can you? Okay. All right. So today our workshop is about general writing skills. Generally, people they have issues or they have problems in writing. Writing हमारा एक सबसे बड़ा ऐसा कोर्स है जहाँ उमूमन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये आज की जो वर्कशॉप है हमारी वो उसी हवाले से है कि जनरल राइटिंग स्किल्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जनरल राइटिंग स्किल्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है. और इसके अलावा जब आप इंशाल्लाह हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहे होंगे जनरल राइटिंग स्किल्स में, ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली राइटिंग क्या है. जब हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स की, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट राइटिंग इज. Writing is basically the process of using symbols. Using symbol, I mean that when you are writing something, you are using letters of the alphabet, punctuation and space. जब आप कुछ भी कभी लिख रहे होते हैं, चाहे वो आप अपना नाम ही लिख रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप बेसिकली अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. हम राइटिंग में सिर्फ अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम पंक्चुएशंस भी यूज़ करते हैं जो कि हमारी राइटिंग को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाती है. तो जब भी आप अपनी ख्यालात को या अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पंक्चुएशन एंड स्पेसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग, ठीक है. सो सिंबल से मुराद यहाँ क्या है कि आपके अल्फाज जो आप अपनी अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स के थ्रू और पंक्चुएशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो आपकी राइटिंग कहलाती है, ठीक है. Okay, whenever we talk about writing, obviously all languages they have four basic skills. हर लैंग्वेज में, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ईदर इट्स उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, दुनिया की कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान बेसिकली चार स्किल्स पे बेस करती है. क्या वो कौन सी चार स्किल्स हैं? These four skills are listening, ठीक है, speaking, reading and writing. As you can see that writing is the last part. Listening and speaking, these two skills are primary skills, ठीक है. Reading and writing, these are secondary skills. अगर हम बात करें listening की और reading की, इन दो skills की, तो ये कहलाती है receptive skills. Receptive means कि आप receive कर रहे हो. स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती हैं, जहाँ पे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है. तो राइटिंग जो है वो आपकी फोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपकी तमाम थॉट्स को, तमाम आइडियाज़ को आप राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. जब हम बात करते हैं राइटिंग की, सो व्हाट एक्चुअली मेक्स अ गुड राइटिंग एक अच्छी राइटिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ऑथर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एन एसेस, तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट आइडियाज़. कोई भी चीज़ को लिखने के लिए, चाहे आप एस्से लिख रहे हों, चाहे आप लेटर लिख रहे हों, चाहे आप कोई सी भी चीज़ें लिख रहे हों, कोई भी ऐसे टॉपिक हो, उसके लिए सबसे पहले आपके पास आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है. Now here I have mentioned interesting and important ideas. अगर आपके आइडियाज़ इम्पोर्टेंट है लेकिन अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई दिलचस्प आइडियाज़ नहीं है, तो क्या होगा? रीडर जो है वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा और ना ही वो उसको एंजॉय कर सकेगा. तो सबसे पहले आपके पास इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आइडियाज़
का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कोहेजन एंड कोहेरेंस। हमारी राइटिंग में जिस तरह हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में एक रब्त होता है, ठीक है। हम कोई बात इस तरह नहीं बोल सकते कि आप कोई बात पहले की बात आप बाद में बोलें, या बाद वाली बात जो आप बाद में कहना चाह रहे हैं वो आप पहले बोल रहे हो। आपकी जिस तरह स्पीकिंग में एक रब्त होता है, इसी तरह से राइटिंग में भी एक यूनिटी और कोहेजन होना ज़रूरी है, ठीक है। सो कोहेजन एंड कोहेरेंस से मुराद है कि आपकी राइटिंग में एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सम यूनिटी व्हेन यू राइट समथिंग। सो आइडियाज व्हाटएवर यू एक्सप्रेस थ्रू राइटिंग इट शुड नॉट बी एब्रप्ट। एब्रप्ट आइडियाज नहीं होने चाहिए। सो कोहेरेंस, कोहेजन और कोहेरेंस रिक्वायर्ड है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी टोन। टोन का क्या मतलब है? टोन हम कहते हैं आपके अंदाज को। जिस तरह मैं भी बोल रही हूँ, मैं ऑब्वियसली एक बहुत लार्ज पब्लिक से डील कर रही हूँ, ठीक है। राइट नाउ आई हैव विद मी 104 पार्टिसिपेंट्स सिटिंग इन दिस सेशन। सो और ये ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म भी बहुत एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मेरी टोन जो है वो उसी मुताबिक होगी। आई हैव टू बी विद फॉर्मल और विद ऑल ऑफ यू, एंड माई स्टाइल एंड माई टोन हैज़ टू बी फॉर्मल। सिमिलरली जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी गुफ्तगू का जो अंदाज है वो आपकी टोन से नज़र आ रहा है। और टोन क्या है? टोन आपकी होती है आपकी चॉइस ऑफ वर्ड, जो वर्ड चॉइस आप यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। अगर आप किसी इशू को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, ठीक है, और आपको इस इशू पे बात करने में बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि लाइक आप उस इशू को पसंद नहीं कर रहे हैं और आप उस चीज़ को लेकर तनकीद कर रहे हैं, तो आपके टोन और आपकी गुफ्तगू का अंदाज भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। आप वो वर्ड चॉइस यूज़ करेंगे, उन अल्फाज का चुनाव करेंगे जो कि आपकी तनकीद को या आपकी क्रिटिसिज्म को शो करेंगे। तो आपकी टोन अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड, आप स्लैंग्स ना यूज़ कीजिए अपनी राइटिंग में। पांचवी चीज़ ऑफ लाइक द फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव in order to make our writing more effective and better, that is fluent sentences. अगर sentences नहीं होंगे fluent तो writing भी बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। And the last the most important point, correct use of grammar, punctuation and spelling. If you, no matter how excellent ideas you have with you, but if you are unable to express your idea with correct use of grammar and spelling, so everything will go a futile. तमाम चीज़ें क्या होंगी? वो बेकार हो जाएंगी आपकी राइटिंग में अगर आपकी ग्रामर दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब किसी आपका आइडिया ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कोई चीज़ ग्रामेटिकली आपकी इनकरेक्ट होगा, तो क्या होगा? आपको, जो आपके रीडर्स हैं, आपके ऑडियंस हैं, उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी। सो इन ऑर्डर टू मेक अ गुड राइटिंग यू हैव टू बी correct, you have to make correct use of grammar, punctuation and spelling. Okay, now when we talk about good writing skills, next thing which is involves in what actually involves in general writing. जनरल राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आज हम इस वर्कशॉप में बात करेंगे। So these two topics are involved in journal writing. The first is letter writing, okay, and the second one is essay writing. Okay. Now, when we talk about letter writing is basically a written message that can be handwritten or printed on paper. हम अपनी जनरल लाइफ में जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऑलराइट, कुछ जो है वो लाजिम बात है, दे मस्ट बी वर्किंग इन ऑफिस, दे मस्ट बी प्रोफेशनल्स, ऑलराइट। सम हियर विद मी इन माय ऑडियंस, some are students, some are just housewife as well. So we all, when we want to communicate to other people, so we communicate either in two ways, either through emails और लेटर्स। या तो हम खत लिख रहे होते हैं, ठीक है, या हम ईमेल्स अक्सर कर रहे होते हैं। तो लेटर राइटिंग बेसिकली एक हमारी कम्युनिकेशन का एक मोड है जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। दिस कैन बी डन बाय वाया ईमेल्स, ओके, और पोस्ट इन एन एनवेलप टू द रिसिपिएंट। अगर आप अपनी राइटिंग को
इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आप उसको मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। या अगर आप मेल के थ्रू नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ हैंड रिटन पहुँचाई जा रही है, तो ये आप एनवेलप में लाइक लेटर चले आते हैं। जैसे आपको देखा होगा, आपको अक्सर बैंक से लेटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी न किसी हवाले से। तो जी, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किए हैं, जैन असलम एंड अरीदा गफरान। यस, डू यू हैव एनी क्वेरी? You can write your queries in chat box, or I will deal with the query at the end of the session before 10 minutes. Okay? Those who have raised hand, please keep your questions with you. We will have a question answer session later uh, in the session, before finishing the session. I will keep 5 to 10 minutes for question answers. So you may ask questions. Me. Okay. All right. So written communication between two parties or organization. For that, letter is actually written. हम letter इसलिए लिखते हैं कि basically communication है जो कि दो parties के दरमियान या दो organizations के दरमियान हम कर रहे हो, ठीक है? Okay. Now in letter writing, there are four types of letters that you have to deal with. First is formal letter, okay. Second is semi-formal letter. Third is informal letter writing, and the last one is called business letter. Okay. Formal letters are written to known people. हम उन लोगों का खत लिखते हैं जो कि जिनको हम जानते ज़रूर हैं, जो कि अथॉरिटी में हों, बट वी हैव रेयरली मेट देम, हम उनसे कभी मिले नहीं होते, ठीक है, और उनसे हमारा कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में किसी बैंक मैनेजर को खत लिख रहे हो, ठीक है, आपसे एज सच कोई उनका पर्सनल कनेक्शन नहीं है, यू आर जस्ट अ कस्टमर ओवर देयर, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट योर कम्युनिकेशन मस्ट बी फॉर्मल, राइट? Let's say if you are writing to गवर्नमेंट अथॉरिटी में जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कोई मसले को, किसी इशू को, वहाँ भी आपकी राइटिंग जो है वो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होती है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली जितने भी जो अथॉरिटी में लोग हैं वो दे आर नॉट योर रिलेटिव और यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन विद देम इन दैट कॉन्टेक्स्ट. So all writing in authority, someone when you are writing to, so it has to be formal. Second part of our writing is called semi-formal. Now, semi-formal mean, as the name suggests, it's a name हम कह रहे हैं semi. Semi mean it's not totally formal or not totally informal. ना entirely formal होती है, ना ही entirely informal होती है. This is a part of between these two. ठीक है? और ये हम किन को लिखते हैं? जिन लोगों से हम जानते भी हैं और जिनसे हम डे टू डे बेसिस पे मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोई एज सच फ्रेंड्स लाइक बॉन्डिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, हियर I must have participants who are working somewhere, ठीक है. बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ लेक्चरर एट आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल. सो आई मीट माई इमीडिएट बॉस एवरी डे. रोज़ाना अपने बॉस से मिलती हैं, ठीक है. एंड आई डू हैव ऑल greetings with her. But in case when I have to communicate, again, she's not my friend, right? So my communication in this context would be semi-formal. Okay? But in case, again, I do not share any kind of emotional bonds with her, right? Though I meet her every day, yet I don't have any emotional connection with her. So in this regard, when you are reporting to your manager, immediate boss, your teacher, state agents, or elderly neighborhood, so in this case, your letter has to be semi-formal. Okay. Now, third type is called informal. Informals क्या होते हैं कि भाई जो letters और जो आप communication खत के ज़रिए, आजकल तो खैर लाइक हम नहीं इतना खत के ज़रिए communicate करते हैं, यूजुअली हम direct communication भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में या जब आप बाहर कहीं रहने जा रहे होते हैं तो वहाँ उनका कल्चर है, वहाँ पे लोग इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी रिटन राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. उस सूरत में जब आप इनफॉर्मल इवन अपने फ्रेंड्स या फैमिली को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप
इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो ये लेटर्स किनको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स या फैमिली को जो कि दूर रहते हैं, और ऑब्वियसली जिनसे आप रोज़ाना मिलते तो नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ इफ दे आर लिविंग अब्रॉड, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम थ्रू ईमेल और थ्रू टेक्सटिंग। अगेन आप क्या करते हैं, आपका स्टाइल जो है वो इनफॉर्मल होता है। जितने भी राइटिंग, लेटर राइटिंग, either you are writing to your friend or family member, all are to include in informal letter. ठीक है? अच्छा, this are written as I have just mentioned to friends and family members. Now the last and the most important part is business letter. Business letters are written among business correspondents. बिजनेस लेटर हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पे एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। और ये भी आपके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं आपको सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर इन अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सो यू विल नॉट गेट एडवांटेज, I mean, you will not be benefited only these three letters, but one addition bonus, which is business letters as well in your writing. So this kind of letters are written for business correspondence. Generally contains commercial information, जैसे आप कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से उनको कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो ऑर्डर प्लेस होने से वो अपनी दूसरी कंपनी को कोटेशन सेंड करती है। कोटेशन मीन कि उनकी प्रोडक्ट या ब्रांड किस तरह की, ठीक है। तो आप कोटेशन सेंड करने के लिए भी आप एक प्रॉपर लेटर लिखते हैं जिसमें आप उनको अपनी कोटेशन सेंड करते हैं। और जब दूसरी कंपनी आपको ऑर्डर देती है, ऑर्डर प्लेस करती है, तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ही ऑर्डर प्लेसमेंट करती है। तो ये लेटर्स जो होते हैं, जो बिजनेस लेटर्स हैं, ये फॉर्मल लेटर से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग, आपका फॉर्मेट, बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं, ठीक है। ये हम इस तरह से नहीं लिखते जैसे आप सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। इसमें टेक्निकल टर्म्स और जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी डिफरेंट होती है, और आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, हाउ टू राइट, राइट। फॉर्मेट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू वांट टू लर्न एनीथिंग। जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट समझना होता है, ठीक है। हर लेटर का एक अपना पैटर्न निकल आता है, होता है, चाहे आप सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हों, फॉर्मल लेटर लिख रहे हों। और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर आप फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। सो लेटर राइटिंग के लिए आपका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला पार्ट जो कि है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन जो आप क्योंकि ख़त लिख रहे हैं तो आप क्या हैं? सेंडर हैं, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ राइटर, आई एम राइटिंग टू समवन, ठीक है। सो आई एम अ सेंडर, आई विल नॉट राइट माई नेम ओवर हियर, ओनली आई विल राइट डायरेक्टली हियर माई एड्रेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। नाउ यू मे हैव नोटिस कि मैंने एड्रेस के बाद अपने एड्रेस को कॉमा से यहाँ पे इनक्लोज किया है, ठीक है। तो आप अपनी लेटर राइटिंग में पंक्चुएशन ब्लॉक्स फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, जो कि हर चीज़ स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट साइड से, ठीक है, विद ऑन पंक्चुएशन। हम एड्रेस के साथ कॉमा पंक्चुएशन फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हियर with R767 block 16 I put comma, Kirtleby area, Karachi. So this is my address. Then I have written the date. Date can be written in any form. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 19 जून 2021, ठीक है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं जून 19 2021। सो डेट के कई तरीके हैं, हम डेट को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, ओके। तो एक फिक्स पैटर्न नहीं है, आप चाहें तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें या ये फॉलो कर लें, ठीक है। समटाइम्स पीपल राइट डाउन डे एज वेल, डे लिखना चाहें तो डे भी एडेड होता है, बट यूजुअली वी डू नॉट राइट डे, वी डेट इज यूजुअली कंसिडर्ड। आई डू नॉट सजेस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट राइट डिजिटल डेट्स लाइक this should be avoided. Let's say today is 15 July, okay. So I'm writing 15-7 2021, दिस डेट शुड बी अवॉइड। ये डेट नहीं डाला करें, क्योंकि जब आप फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं डेट शुड बी
properly, in a formal style with month, digit or year. Okay. After this, we have to write down sender's name, sorry, receiver's name, a person who, name of a person who you are writing to, जिनको आप खत लिख रहे हैं बेसिकली. ठीक है. ये लेटर मैं लिख रही हूँ अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को. सो सबसे पहले आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन, द चेयरमैन वन. देन आई विल राइट हिज पोजीशन. ठीक है. देन आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेस, रिसीवर्स एड्रेस वेयर आई एम राइटिंग. ठीक है. Then after that, I will write down the address and then city where I'm writing. Okay. So in this case, the whole address of receivers should be mentioned after the date. After this, we write subject. Subject line क्या होती है? जो आपका core of letter है, आपका letter किस हवाले से? ये letter complaint letter है जो कि मैं poor sanitary condition के हवाले से लिख रही हूँ. Right now we can see in Karachi, or I guess in all over Pakistan, it has been bucketing down. बहुत तूफानी बारिश सब जगह हो रही है. आफ्टर रेनिंग हम देख सकते हैं कि हमारी रोडों का क्या हाल होगा कि sanitary condition is quite poor, so there's no maintenance. We will see again the same problem, foul pools and puddles everywhere. ठीक है. और जगह जगह पानी जमा हो जाएगा. तो हम इसी हवाले से एक लेटर्स कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं. अब उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सैल्यूटेशन हमारा पहला पार्ट होगा. ठीक है. जैसे रिस्पेक्टेड सर, this is salutation that we write. First para we will write state reason for your writing. तो हम इंट्रो पैरा में क्या लिखते हैं कि आपका राइटिंग का रीज़न क्या है, आप ख़त क्यों लिख रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हम मेंशन करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स. ठीक है. प्रॉब्लम्स किस हवाले से कि राइट नाउ बारिश हो रही है. अब आफ्टर रेनिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल दी resident of my local area are facing, problem related to the bad sanitary condition. So I will discuss all the problems like the poor foul smell in the country one, in my city. Everywhere we can see stagnant water and pools and puddles in all area which is causing diseases. ठीक है. फिर मैं बताऊंगी कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं. We can expect any time epidemic. Already we have been suffering from COVID-19, and if this condition continues, what happens कि आगे जाके भी फर्दर बीमारियां होंगी और लोगों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा. तो बॉडी पैरा 1 में we will discuss the problem of sanitary condition due to bad sanitary condition. Body para 2, I will ask them what they are going to do about the situation. ठीक है. So body para 2 में मैं डिस्कस करूँगी कि भाई वो इस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं. Are they going to take action? So I'm going to request them that please take action against this problem, all right, as soon as possible. So our city will get again, or my local area will get again in a better condition. Right? After conclusion, we have closing sentence. Now, what is closing sentence? Closing sentence में आप अपने लेटर को, जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आप एक खास जुमले से इसको एंड अप करते हैं जो कि कॉमनली बहुत कॉमन है लेटर राइटिंग में. अब मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि भाई वो जल्द अज जल्द मुझे मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें. सो आई वुड आस्क देम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to hearing a positive response फ्रॉम योर साइड. ठीक है. तो ये मेरा हो जाएगा एक जनरल हमारा लेटर में हम लास्ट सेंटेंस जो है हम एडअप करते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. ठीक है. आई होप यू वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल. एंड देन वी हैव अ साइन ऑफ वी राइट फेथफुली योर्स and my name as a local resident. Okay, this is the format of the letter that we follow in formal writing and semi-formal writing as well. Now, after understanding this part, we will talk about the next part of a letter which is connected to this,
which is essay writing. ठीक है, we have just talked about letter writing कि हम letter writing किस तरह लिखते हैं और क्या फॉर्मेट होता है. Now इंशाल्लाह when you join our session, ठीक है, जब आप मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो मैं फर्दर डिटेल्स आपको बताऊंगी कि हम इसको बाद में लिखेंगे कैसे, क्योंकि आज ये वर्कशॉप है तो ऑब्वियसली मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा सकती हूँ. तो ये डिटेल हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे जब आप हमें ज्वाइन करेंगे. सो यू विल गेट more benefit inshallah from my class, and you will learn something more and more, something more, you know, um, valuable content inshallah from this session. Okay, but let's move to essay writing. Okay, essay writing is also our course content from the writing part one. Now this part, what is actually an essay? When you talk about essay, essay is basically a short formal piece of writing. ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं बेसिकली मजमून. किसी भी आप एक सिंगल सब्जेक्ट पे किसी टॉपिक पे जब आप कोई मजमून लिखते हैं तो उसको आप ऐसे कहते हैं. ठीक है, जब भी आप essay राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, और whenever you write an essay, we basically in our mind 5 parts of an essay. ठीक है, what are those 5 parts? These 5 parts are, we have basically 3 major parts: introduction, body paragraphs, and conclusion. Why I'm saying 5 parts? Because body paragraph has 3 paragraphs. Okay? So in this case, major you have intro, body paragraphs, and conclusion. And further, when you discuss in detail, we have introduction, okay, in which you discuss your essay with general statement and information about the topic. Then you have your main topic, your thesis, okay. After this, you have your body paragraph that tells or where you describe or you explain your ideas, okay. So that you have body paragraph 1, body paragraph 2, and body paragraph 3. So body paragraph basically further elaborate your ideas about essay. Let me give you a small general example. Let's say कि आप बात कर रहे हैं, आप essay लिख रहे हैं हिस्ट्री के हवाले से. ठीक है, कि क्या हिस्ट्री स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं. आप एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, आप उसमें बता रहे हैं लोगों को कि भाई हिस्ट्री, आपके ख्याल से हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक जनरल स्टेटमेंट देंगे हिस्ट्री की पॉइंट्स के हवाले से. ठीक है, थीसिस क्या होता है, आपका मेन पॉइंट होता है जो उस पर जिसमें आप अपना ओपिनियन बताते हैं. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक. सो यू थिंक दैट yes, history is the most important subject and it should be taught in schools, okay, and colleges, and then you give reason why it should be taught in schools and colleges. ठीक है, तो अब आप इसमें बॉडी पैराग्राफ में अपने रीजंस बताएंगे. ठीक है, आप कहेंगे भाई हिस्ट्री पढ़नी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को उनके पास के बारे में मालूम होना चाहिए. ठीक है, नेशन जो है वो ग्रो ही तब होती है जब when they know about their history. बॉडी पैराग्राफ में फिर आप कोई और दूसरा रीज़न देंगे. तो जो भी आप रीजंस देंगे, आप अपने पॉइंट को, अपने मेन आइडियाज़ को, अपने थीसिस को सपोर्ट करते हैं किससे, सपोर्टिंग डिटेल्स से. जब इसमें आप एग्जांपल्स बताते हैं या आप एक्सप्लेन करते हैं अपने पॉइंट को, तो वो हम डिस्कस करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स. ठीक है, आफ्टर डेवलपिंग योर ऑल बॉडी पैराग्राफ्स in which you discuss your point, advantages of history or teaching and learning history, तो इसमें आप उसके फ़ायदे बताएंगे कि ये क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है. बॉडी पैराग्राफ 3 में आप दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, जहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भाई हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए. तो वो एक छोटा ड्रॉबैक एक लोअर लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे क्या हो सकता है. ठीक है, और फिर आप अपना कंक्लूजन देंगे. कंक्लूजन क्या होता है, इससे में ब्रीफ समरी होती है आपके मेन पॉइंट्स की, क्योंकि आपने ज़्यादा बात की है हिस्ट्री के फेवर में, तो आप उन्हीं मेन पॉइंट्स को रिफ्रेश कर देते हैं अपने कंक्लूजन. ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, हम कितनी तरह के एसेस पढ़ेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेस यू आर गोइंग टू लर्न. You have 4 types of essay which I am going to teach you in your writing skills class,
एंड दीज फोर आर रियली रियली इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर पार्टिसिपेंट किसी ना किसी फील्ड में इस वक्त डील कर रहा होगा। ठीक है, कोई टीचर्स भी होंगे इस वक्त, जैसे यहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, सम यू मे हैव फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस। तो आपको अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एसेज लिखने होते हैं। तो उस सूरत में आपको ये तमाम चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। इवन अगर आपको नहीं हेल्प करें तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू नो अबाउट इट। ठीक है, जैसे अगर हाउस वाइफ्स हैं, जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता दे डोंट हैव एनी क्लू कि बच्चों को डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखवाया जाए। ठीक है, तो उस सूरत में भी आप you can get the advantage of attending this class or this entire course, where you can learn how actually to write a descriptive essay. Okay, so you can get command all four types of essay in the class. Now first type we have descriptive essay. ठीक है, descriptive essay क्या होता है? इस essay में हम basically चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में। ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग यूज टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। आप किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को, अच्छा डिस्क्रिप्शन हम उनकी देते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, किसी थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, या किसी सीन को डिस्क्राइब करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रामों में या नॉवल में, ठीक है, आप कहानियाँ पढ़ते हैं और कहानियों में अक्सर मुसन्निफ जो हैं, ऑथर, मंजर कशी कर रहे होते हैं, मंजर निगारी करते हैं, इसमें बताते हैं भाई वो किसी जगह गए हैं तो वो जगह कितनी खूबसूरत है, बादल बहुत ही हसीन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सब बारिश हो रही है, सो द एंटायर स्काई इज़ getting so beautiful, it looks so beautiful and so spectacular, so that I feel like watch seeing it to the whole night, right? So that's where the way I am describing the whole scenario of the outside. ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में और जब डिस्क्रिप्शन आप देते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। ठीक है, अच्छा हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या करते हैं, हम अपनी सेंस ऑफ बॉडी को यूज़ कर रहे थे। सेंस ऑफ बॉडी से क्या मुराद है कि मैं कोई भी चीज़ एक आम तरीके से नहीं बताऊंगी, मैं एक ऐसे तरीके से उसको बयान करूंगी या डिस्क्राइब करूंगी जिससे एक मेंटल इमेज बन जाए रीडर के माइंड में। जैसे अभी बारिश हो रही है तो मैं कहूँगी कि भाई ऑल द ट्रीज आर बेदिंग इन दिस रेन। तो बेदिंग का मतलब है कि तमाम दरख्त जो हैं वो नहा रहे हैं बारिश में। तो ऑब्वियसली दरख्त तो नहाते नहीं है ना, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन है जो कि लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहूँगा भाई बारिश से सारे दरख्त भीग गए, तो मैं इसको थोड़ा सा और लिटरल करने के लिए मैं उसमें डिफरेंट किस्म की फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हम अपनी राइटिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कहीं हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं, सिमिली, मेटाफर, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, ताकि जब रीडर उसको पढ़े तो वो उस तमाम सीन को अपने माइंड में विविड करके विजुअलाइज कर सके। Let me give you one example over here. My favorite personality is the example of descriptive writing. An inspiring view, or National Day celebration. These all are the example of descriptive writing. Let's have a look over here. Now you can see over here, I have written a description of a teacher. Okay? Mr. Olson taught me for a couple of years when I was in the upper secondary school, and he is the teacher who particularly stands out in my mind. Now here I have given introduction about about a teacher. ठीक है, कि भाई एक टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया और अभी तक मेरे दिमाग में है कि लाइक मैं उनको I cannot forget him. Then in the second paragraph, as a writer, I have given a vivid description about my teacher. Mr. Olson was not a young teacher, and what little hair he had left was white little hair. ठीक है, he had left was white. Although it was usually fairly closely shaven, giving the impression
of total baldness. Okay? He was also distinguished by his rather thick glasses, which caused him endless problem, for he did not have just one pair but two, one for reading and one for distance. Instead of saying कि भाई my teacher was old, he was not very young, अब मैं उनकी एज को डिस्क्राइब कर रही हूँ by using adjectives in my writing. जैसे मैंने कहा कि भाई उनके बाल, सर पे बहुत थोड़े से बाल थे, ठीक है, he was closely shaven but not entirely, ठीक है, but ठीक है, so like that I'm giving the description of his baldness. What makes him different from other? This is a one humorous description about the teacher कि वो एक बहुत मोटे मोटे ग्लासेस पहनते थे, ठीक है, जो कि हर वक्त उनको एक प्रॉब्लम देता था. फर्स्ट लाइक ही हैड वन पेयर, एक पेयर वो रीडिंग का रखते थे और दूसरा जो है वो उनकी दूर की नज़र का चश्मा लगाते थे. ही केप्ट जगलिंग between these two glasses. Consequently, he spent his time juggling between one pair and the other as his gaze alternated between us and textbook information. Now, this is a very interesting and humorous description about a teacher. Okay? So, I've used adjectives, phrases, okay, adverbs to describe his appearance rather than saying okay, like he was old or he wore glasses. So this is called a description about a person. Now, second type of essay is called narrative essay. Narrative essay का मतलब है कि भाई आप it's a piece of writing that tells a story, जिसमें हम कहानी लिखते हैं, ठीक है, which can be real or imaginary. It could be my first day at school, the man from outer space. When you write a narrative essay, you have different elements. You have to see what kind of story you are writing. Okay, are you a narrator of first person, second person, character, theme, climax, use of dialogues and tenses. Okay. After this, we have expository essay. Okay. Expository essay is a kind of essay where the main purpose is to explain or inform something. All right. So here, you as a writer present facts, information about the topic rather than your personal view. For example, math is required subject. So explain why it is important. So you discuss the causes and problems resulting from teenage smoking. So here, the basic purpose is to inform or explain. Last essay is called argumentative essay. Okay. Argumentative essay में आप क्या पढ़ेंगे? It's a kind of writing where you debate, which is meant to convince someone to think the way you do. Okay. Establish your topic or your position in a concise manner, or you convince your reader to agree your point of view by giving reasons. Okay. This example मैं आपको यहाँ इसकी दूँ. Many people think that history is important. However, other believes that there is no use of studying events that have already happened. Therefore, they think that school should stop teaching history. So, to what extent do you agree or disagree? तो ये disagree और agree वाले जो essays होते हैं, ये आपके argumentative essays हैं. ठीक है? So, in today's class, I taught you the workshops all about writing class. ठीक है? You learn three different two basic kinds of writing: letter writing and essay writing. In letter writing, we learned different types of letter: formal, semi-formal, informal, and business. And in essay writing, I taught you some basics essays: descriptive, narrative, expository, and argumentative. Thank you very much. I hope you have understood or you have enjoyed the workshop. Kindly feel free for your queries. You have been given a test. एक मैंने छोटे से quiz arrange किया है आप लोगों के लिए इस workshop के हवाले से. जी 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 सर. Thank you very much. And इन लोगों की जो session आपका इंशाल्लाह formally start कर रहे हैं. After start कर रहे हैं. 8th of July से आपका इंशाल्लाह session start होगा. Sir, I can't hear you. Could you please speak louder? So मेरी आवाज आ रही है? जी 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 sir. Becca, it was a nice session with you, and your session is starting just after Eid. Inshallah, from 28th of July, we are starting a general writing session.
Thank you very much who was with us and who listened. Thank you very much, all of you. Assalamu alaikum. Thank you so much. You are welcome.